फॉरेक्स में ये क्या बोलते हैं कि हम लोगों को पहले से अगर कुछ फॉरेक्स रिजल्ट पड़ा है, जैसे AS11 के ऊपर आपको बहुत सारी पुरानी बातें याद करवाएंगे, ऐसा होता था पैरा इसके अकॉर्डिंग, वो सब आपको इग्नोर करना है अपने साइड से। मेनली आपको फोकस क्या करना है कि फॉरेक्स में अगर हमने कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट पहले का बना रखा है जो कि फॉरेन फ्लक्चुएशन के लिए होता है, आपको याद है ना, मोनेटरी नॉन मोनेटरी आइटम होते हैं। मोनेटरी आइटम जो होते हैं जिनको फर्दर फॉरेन करेंसी जरूरत पड़ती है, तो फर्दर फॉरेन करेंसी जिनको जरूरत पड़ती है उनको हमको क्लोजिंग डेट के दिन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट के दिन कन्वर्ट करना पड़ता है क्लोजिंग रेट में, बराबर। तो वो क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करना, वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम रिजर्व में भी मेंटेन कर सकते हैं और पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं जब हम फर्स्ट टाइम इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो पुराना जो भी रिजर्व पड़ा है उसको पहले नील कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए और आगे से नया फ्रेश चालू करिए, बराबर। एंड इसके अलावा आपको याद होगा फंक्शनल करेंसी का भी यूज करना पड़ता है, तो फंक्शनल करेंसी भी हम यूज करेंगे, राइट। सो फॉरेक्स में हम बोल सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम अप्लाई करना चाहें वी कैन यूज, बट अगर कुछ फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है तो उसको हमको नील लाना पड़ेगा, बराबर। और उसके बाद में नया फ्रेश चालू करें, देन स्टार्ट विथ फ्रेश, ठीक है। और हमको यहां पर फंक्शनल करेंसी का भी कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आगे के लिए हम जब भी आगे से भी आ जाएंगे हमको फंक्शनल करेंसी कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसा कि आपको इंडिया 21 में सिखाया था। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा फंक्शनल करेंसी है अकॉर्डिंगली वी मेक द ट्रीटमेंट फॉर फर्दर फ्यूचर, राइट। बट एग्जिस्टिंग में जो भी पड़ा है उसको हमको खत्म कर देना है। इसके अलावा पुराना जो AS11 के ऊपर वो आपको बताएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा पैरा इसके अकॉर्डिंग, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको याद करना की जरूरत है, आप याद करो कि सर पहले हम ऐसा करते थे क्या, तो उसका हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो पास था, अभी फ्यूचर हमारे लिए इंडेक्स हो गए हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जिस्टिंग को रिजल्ट पड़ा है तो उसको नील कर देना है, वो याद रखना है। अदरवाइज हम लोग फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और नया भी कर सकते हैं, बराबर। हाँ, लेकिन अगर कुछ पुराने AS के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पशन है ऐसा कुछ बोले, तो अगर वो पुराने AS में अप्लाई नहीं हो सकता है तो हम इंडेक्स में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, बराबर। एक बार क्वेश्चन में आपको करवाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। निकालते हैं जरा क्वेश्चन 14। While Limited is a first time adoption of Ind AS, okay. The date of transition is 1st April, okay. On the date of transition there is a long term foreign currency monetary liabilities. ये देखिए monetary liabilities है, so means monetary liabilities we have to convert into closing rate anyhow, right। 60 crores US dollar 10 crore 10 million converted and exchange rate of 21.60, okay। मतलब ये कुछ बहुत पुरानी चीजें है, ठीक है। सो रुपीज में 60 करोड़ है और जो कि US डॉलर में 10 मिलियन डॉलर है। The accumulated exchange difference on the date of transaction is nil। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो पहले से हमारा एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, नील है, ठीक है। Since While Limited was followed AS11 notification under the company's accounting standard rule 2016 has not exercised the option provided in paragraph 46(46)(a) of AS11, the company want to avail the option under paragraph 46(a) of AS11 prospectively or retrospectively ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू Ind AS। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है कि हम पुराने प्रीवियस गैप के हिसाब से पैरा 46(a) के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोस्पेक्टिव और रेस्पेक्टिवली का इफेक्ट या यूज करना चाहते हैं, उस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, बराबर, ठीक है। हाउ शुड इट अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस अंडर Ind AS। अब आप मुझे बताइए Ind AS के अकॉर्डिंग तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि उसने क्या बोला है, एज पर प्रीवियस गैप हम ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या Ind AS में ऐसा कर सकते हैं, तो प्रीवियस गैप का सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला है। तो अभी आप ये ऑप्शन को Ind AS के कोई अप्लाई नहीं कर सकते। Ind AS में अगर कुछ ऑप्शन दिया है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस गैप जो आपके पास पड़ा हुआ है पुराना, उसको तुम Ind AS में अप्लाई कर दोगे वो नहीं चलेगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं नॉट अलाउ। और बाकी का आप डिटेल अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि हमारे जो प्रीवियस गैप है उसमें अगर कुछ रिजर्व पड़ा हो उसको हमको नील बना देना है, तो उसने पहले से ही नील बना रखा है। आगे से जो मॉनेटरी आइटम है इसको हमको क्लोजिंग रेट पे लेके आना है एज पर द फंक्शनल करेंसी, और वो फंक्शनल करेंसी हमको क्वेश्चन में इंटीमेशन आ जाएगा, तो उसने खाली इतना ही मांगा है कि कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर इज नो। और आगे
कुछ एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा सा जिन्होंने जो दिया हुआ है पैरा 46A ऑफ AS11 का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, राइट। सो ये कोई बड़ा बात नहीं है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये भी इसी के ऊपर है। वाइल लिमिटेड इज द फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंडिया एस, ठीक है, आई थिंक कंटिन्यू में ही है। द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल 15 ऑन 1 अप्रैल 2011। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 15 है और यहाँ पे 11 ही था, राइट, ठीक है। एंड बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2011, ओके, 4 ईयर बिफोर it obtained 7 year $1 1 lakh loan, okay, 7 year ago obtained 7 year $1 1 lakh, means for 1 lakh $, we had taken the loan for 7 year, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा ये obvious. It has been exercised the option provided in paragraph 46A 46A जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग, AS11 and has been amortized the exchange difference in respect of this loan over the balance period of such loan. Perfect. देखो amortization they want to make in the balance period of loan, so no problem, that is allowed. Means it has amortized the exchange difference in respect of this loan over the balance period of the such loan. So वो AS11 में वो लोग अप्लाई कर रहे थे, ऐसा उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस आया हुआ उसको वो अमोर्टाइज ऑन द लाइफ ऑफ लोन में कर रहे हैं जो कि 7 ईयर है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द कंपनी वांट्स टू कंटिन्यू द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिगार्ड टू अमोर्टाइज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। परफेक्ट। तो अब जो पहले से कर रहे हैं उसको तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले हम ऐसा करने का सोच रहे थे और अब हम इंडेस में आ गए और फिर अचानक से बोलोगे हम उसको करेंगे, वो नहीं चलेगा। कर रहे थे पहले तो हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला उन्होंने, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन द कंपनी वांट्स टू कंटिन्यू द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिगार्ड टू द amortization ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। सो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी दे वांट टू यूज, वेदर द कंपनी इज परमिट टू डू सो। बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि जो इंडेस है वो बोलता है कि भाई मैं आपको बर्डन नहीं हूं, मैं आपकी जो प्रीवियस सिस्टम में अगर तुम्हारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आप आगे के लिए बोलोगे कि हम एएस अप्लाई करेंगे तो नहीं चलेगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं यस वी कैन डू और वी कैन कंटिन्यू विद द एक्सचेंज डिफरेंस पॉलिसी, जो भी हमारी पहले की पॉलिसी चल रही है अमोर्टाइजेशन करने का, वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स ये जो फॉरेक्स है इसके ऊपर टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन में भी आएगा, तो हम उस टाइम भी बात करेंगे इसके बारे में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, A Limited acquired B Limited in a business combination transaction. A Limited agreed to pay certain contingent consideration, liabilities classified to B Limited, okay. कुछ कंटीजेंट कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, राइट। ए पेरेंट कंपनी हो गई, बी लिमिटेड सब्सिडियरी हो गई, बिजनेस कॉम्बिनेशन, राइट। एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए लिमिटेड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेड कंटीजेंट कंसिडरेशन, ओके। ए लिमिटेड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेड कंटीजेंट कंसिडरेशन, ठीक है, सिंस इट वाज नॉट कंसिडरेबल प्रोबेबल, बराबर, उसको नहीं लगता है ये, आई थिंक सेम क्वेश्चन हमारा आया भी था पहले, डू नॉट कंसिडर कि वो मिलने वाला है कुछ, ऐसा उनको लगता है। ए लिमिटेड कंसिडर द प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इट डीम्ड कॉस्ट ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। परफेक्ट। डीम्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वी कैन यूज एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू और वी कैन यूज फेयर वैल्यू, whatever we have preference we can use as deemed cost, right? So they want to continue the deemed cost as previous investment, ठीक है। In that case, does the carrying amount of investment required to adjust for the transaction? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब उसने लास्ट टाइम जो कंटिजेंट कंसिडरेशन था उसको उसने बोला कि हमको नहीं लगता वो देना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हमको भी नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम। अभी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हो कि उसको देना पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ ऐसे आए नहीं हैं, तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट विल बी कंटिन्यू एज प्रीवियस के अकॉर्डिंग, बराबर। सो इसके लिए हम इसकी वैल्यू प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट, 109, 107 एंड 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उससे पहले इसका और बता दूं आपको मैं कि जो लेजिस्लेशन 16 है उसके अंदर हमको नहीं चेंज करना है, लेकिन अगर हमको पता है कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग हो सकती है आगे, अगर ऐसे सिम्टम्स आज हो गए हैं कंटिजेंट कंसिडरेशन की कि हमको देना पड़ सकता है, तो हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ओके। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सो मेक द हेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ नंबर है
Ind AS 109, 107 एंड 32। फ्रेंड्स, ये जो एक्सेप्शन है यहाँ ये बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते हो ओल्ड कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं, तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए इंड एस फॉलो कर रही हैं, राइट। सो ये बोलते हैं कि आपको एनी हाउ इस इंड एस को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी आपकी डेब्ट और इक्विटी कंपोनेंट या जो भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ भी सेपरेट या बाइफिकेशन करने लायक डिटेल दिया हुआ है तो यू हैव टू डू, देयर इज नो ऑप्शन। यानी यहां पर अगर डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट में जो भी पार्ट डेब्ट का और इक्विटी का अलग अलग कर सकते हैं, या अपन जब कोई एम्प्लॉय बेनिफिट दे रहे हैं, या अपन कुछ भी जहां पर कुछ ऐसा अमाउंट हो सकता है जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे अगर एम्प्लॉय को अपन ने लोअर रेट पे इंटरेस्ट दिया तो उसको भी हमको बाइफिकेट करना है। इवन अगर अपन गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर भी अगर कोई कम इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे हमने अगर कुछ लोन दिया हुआ है तो भले गवर्नमेंट ग्रांट में उसको खाली डिस्क्लोज करना होता है, लेकिन एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम उसको भी बाइफिकेट करेंगे कि भाई लोन का एक्चुअल अमाउंट अगर लेने जाए तो कितना होगा और गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो गया है उसके ऊपर, अगर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू मार्केट कम में हमको लोन दे दिया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम फुल फ्रेम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें लिखा हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को वापस से बनाना है एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 और एज पर द इंड एस। तो उसमें जो भी बाइफिकेशन बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बनाकर रेडी करेंगे। उसके अंदर एक इंटीमेशन इसका भी दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट ग्रांट जो कि इंटरेस्ट रेट कम है मार्केट में उसी कंपेयर हमने ज़्यादा मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया है गवर्नमेंट ने कंपेयर टू मार्केट रेट, राइट। सो उसको भी बाइफिकेट करना है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उन सब के बारे में बात करता है कि जहां पे भी इंटरेस्ट या जहां पे भी किसी पर्टिकुलर आइटम में कुछ बाइफिकेशन हो सकता है, जैसे डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट हो सकता है या गवर्नमेंट ग्रांट का कंपोनेंट हो सकता है या किसी और भी पार्ट का कंपोनेंट हो सकता है, यू हैव टू शो इट सेपरेट, राइट। यू हैव टू शो इट, यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम अमाउंट, राइट। सो इन शॉर्ट, फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वी नीड टू फॉलो ऑल कॉन्सेप्ट एज इट इज, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होते थे। उसके अंदर सिंपल लॉजिक है कि भाई हमको जो भी लोन दिया है या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें अगर कुछ डिफरेंट पार्ट है तो उसको आप डिस्क्लोज करके फाइनल कर दीजिए, बराबर। सो वो यहाँ पर हमको मेंशन करना है। इसके लिए हम बोलेंगे इसको सेम जैसे रखना है, डेब्ट इक्विटी कंपोनेंट है तो उसको सेपरेट करना है, अगर इंटरेस्ट रेट कम पे दिया है तो उसको भी हमको सेपरेट करना है, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको ये इंटरेस्ट रेट वाला और बता देता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट ऑन loan that is loan at lower interest rate, बराबर। तो फ्रेंड्स इसके लिए वो क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो पहले तो क्या होता था, गवर्नमेंट ग्रांट है इसको गवर्नमेंट ग्रांट ही नहीं मानते थे, लोन दिया हुआ है क्योंकि पैसा दिया है वापस देना है। लेकिन यहाँ बोलते नहीं, हमको उसको गवर्नमेंट ग्रांट दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? तो हमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से लोन की अमाउंट निकालनी है, और कितना लोन एक्चुअली दिया है उन दोनों का डिफरेंस इज बिकम गवर्नमेंट ग्रांट। सो वो भी हमको बाइफिकेट करके देना है। तो ये भी एक हमारा पार्ट हो जाएगा जहां हमको सेपरेट करके देना पड़ेगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट कितना है और एक्चुअल लोन कितना है, क्योंकि लोन कम रेट पे दिया गया है कंपेयर टू मार्केट। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर कहीं पे इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी दिया हो कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इंफॉर्मेशन का, सपोज गवर्नमेंट ने लोन दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअल मार्केट में क्या चल रही है, तो हाउ कैन वी बाइफिकेट। सो इसलिए अगर पॉसिबल है तो वी शुड डू, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। जैसे अभी अपन डिवेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिए, बट दे हैड नॉट गिवन द एक्चुअल मार्केट रेट क्या चल रही है और कितने में डिवेंचर इशू किए हैं जो इंटरेस्ट रेट है उसमें, तो हम कैसे बाइफिकेट कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो वी कैन इग्नोर, बट अगर पॉसिबल है तो वी शुड बाइफिकेट। इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद रखो ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पर हमने कोई भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसमें मार्केट रेट के कंपेयर हमने कम ट्रांजैक्शन में इफेक्ट डाला है तो उसको डेफिनेटली हमको बाइफिकेट करना है। ऐसे अगर हमको गवर्नमेंट से कुछ कम रेट पे इंटरेस्ट लोन मिल गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया है, वो भी हमारा गवर्नमेंट ग्रांट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट को लोन वापस करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो होती है, तो वो मार्केट रेट जो भी चल रही है उसके हिसाब से हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को गवर्नमेंट ग्रांट मानना पड़ेगा। ओके, सो दीज टू थिंग विल बी कवर विद द प्रैक्टिकल सम आल्सो, एंड वन क्वेश्चन आल्सो गिवन, क्वेश्चन नंबर 17 इसके ऊपर दिया हुआ है, तो उसको और कर लेते हैं अपन लोग, फिर अपन प्रैक्टिकल सम बड़ा वाला करेंगे, राइट।
Question 17. On April 1st, 2011, Sigma Limited issued 30,000 6% convertible debenture of face value of 100 per debenture at par. ठीक है. These are convertible 6%, right? The debenture are redeemable at premium of 10% on March 31st, 2015. Means we had issued on 1st April 11 and we redeemed at 10% premium on 31st March 15. Or these may be convertible into ordinary share at an option of the holder. Perfect. The interest rate is equivalent to debenture without conversion right would have been 10%. So means they had given the information that if without conversion option we issue the debenture, then interest rate is 10%. So definitely 6% we had issued debenture and people have accepted because of they want equity. That means 4% is the equity component, right? So we have to calculate for that. Okay, the interest rate of for equivalent debenture without conversion right is 10%. The date of transaction to Ind AS April 1st, 2013. Okay, so date of transaction is 1st April 2013. Means we had issued 2011, but date of transaction यानी कि first conversion of the Ind AS is started from 1st April 2013. Suggest how should Sigma Limited accounts for this component financial instrument on the date of transaction. The present value of one receivable at the end of each year based on discounted rate 6% and 10% are given below. तो ये हमको 4 साल का रेट दिया हुआ है, राइट? 4 साल क्यों? 11, 12, 12, 13, 13, 14 एंड 14, 15, राइट? तो 4 ईयर का रेट दिया हुआ है, ठीक है? परफेक्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बाइफिकेट द सेपरेट कंपोनेंट, दोनों को सेपरेट करना है. सो पहले आप देखोगे कि इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा. सो हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, राइट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकलेगा? सो इंटरेस्ट आप बोल सकते हो ईयर, फिर कैश फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और देन प्रेजेंट वैल्यू. हमको उसने बोला है 4 साल तक यानी कि 1 से लेके 4 तक हमको इंटरेस्ट देना है. कितने के ऊपर? 30,000 6% कन्वर्टेड डिबेंचर ऑफ 100 यानी कि 3 लाख के ऊपर 30 लाख के ऊपर 6%. तो कितना हो जाएगा 30 लाख के ऊपर 6%? 30 लाख के ऊपर 6% हो जाएगा 1,80,000 बराबर. एंड 4th ईयर में लास्ट में हमको पेमेंट करना है 30 लाख प्लस 10, सो 33 लाख, राइट? सो इनडायरेक्टली हम लोगों को 30 लाख के ऊपर 6% यानी कि 1,80,000 4 ईयर तक देना है और 33 लाख लास्ट में पेमेंट करना है. वो हम डिवेंचर को कन्वर्ट करेंगे, राइट? ओके. अब आता है रेट क्या चल रही है. तो 10% के हिसाब से हमको डिस्काउंटेड करना है. सो लास्ट ईयर रेट तो 0.68 है, बट 4 ईयर का अक्यूमुलेटेड करना पड़ेगा. तो डिवाइड टोटल लगा दीजिए 1 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4. सो 3.1699, राइट? into 1,80,000, so it comes to 5,70,576. एक अमाउंट यह हो जाएगा और एक 33 लाख को लास्ट ईयर के डिस्काउंटेड फैक्टर से करेंगे 0.68, comes to 22,44,000, राइट? तो ऐसे टोटल मिलके 28,14,576 डेप्ट का कंपोनेंट हो गया, राइट? अगर ये डेप्ट का कंपोनेंट हो गया है तो टोटल मिलके 30 लाख का लोन है. तो लोन का कंपोनेंट कितना, इक्विटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 1,85,424 will be the equity component, right? So what we have to do, we have to bifurcate this amount will be debt and equity component when we accept or when we apply Ind AS.
राइट। सो डेब्ट दिखा देंगे इतनी अमाउंट और इक्विटी दिखा देंगे इतनी अमाउंट, यही हमारा इसका इफेक्ट होगा, राइट। सो यहाँ पर हमको बाकी का आंसर भी लिखना है प्रॉपर कि एज पर Ind AS 101 फर्स्ट टाइम adoption of Ind AS, this is the rule. In case of financial instrument, we have to bifurcate debt and equity components separate. Then step 2 में we have to explain the present question that they had taken the loan on 1st April 11, but loan is still pending. The transaction date is 1st April 2013. That's why we have to convert equity and debt separate, right? Where we mention debt, for that we calculate as per Ind AS present value of future cash flow, right? Present value of future cash flow, that is interest, and whatever principal amount we write at the end of 4 year. So that amount will be become debt component part. So ये debt component part हो गया. So accordingly equity component part क्या हो जाएगा? Balancing figure will be the equity component part, right? So ऐसा हमको शो करके दिखाना है, कैलकुलेशन करके दिखाना है और 3 स्टेप में आंसर लिखना है, बराबर। नाउ फ्रेंड्स, आपके प्रैक्टिकल सम जो थे उनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट आ सकते थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, लेकिन अब बचा क्या है, एक तो प्रैक्टिकल सम करना है जिसमें सारे सम आ जाएं, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऊपर प्रैक्टिकल सम नहीं दिया है लेकिन हमको प्रैक्टिकल सम हो सकता है क्वेश्चन के अंदर मिल जाए, राइट। सो एक तो गवर्नमेंट ग्रांट है, वो हमको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन 18 जो प्रैक्टिकल सम दिया है, जिसमें हम एक्चुअली कन्वर्ट करेंगे बैलेंस शीट को प्रीवियस गैप से Ind AS के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा कि कैसे हमको प्रीवियस गैप से Ind AS में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात एक तो और है इसके अंदर, जैसे एक है एस्टिमेशन का पार्ट। एस्टिमेशन, अगर एस्टिमेशन कुछ दिया हुआ है तो हमको याद रखना है कि वॉट एवर प्रीवियस एस्टिमेशन वी कैन कंटिन्यू, राइट। सो एस्टिमेशन वी कैन कंटिन्यू एज पर प्रीवियस गैप, राइट। प्रीवियस गैप को हम कंटिन्यू रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू सम स्पेसिफिक मेंशन कि नहीं हमको इसको चेंज ही करना है तो अलग बात हो जाती है, राइट। फिर एक और आता है फ्रेंड्स, मैंने वहां पे आपको लिखवाया था, अराउंड 6-7 लिखवाए थे, एक और यहाँ पर है, वो है जॉइंट वेंचर या जॉइंट कंट्रोल, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी, जिसको हम पहले AS 27 के अकॉर्डिंग करते थे, बट नाउ Ind AS 111 एंड 28 है, बराबर, या Ind AS 28 अगला भी बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा जो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया है, इसके लिए हमको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन से ही काम लेना पड़ेगा, राइट। जॉइंट कंट्रोल क्या होता है, अगर आपको याद हो तो एज पर AS 27 हम क्या करते थे, हम जितना भी कंट्रोल हमारे हाथ में है उतना ही प्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड लायबिलिटी लेते थे, याद है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एज पर प्रीवियस गैप बोलो या AS 27 बोलो, we take proportionate assets and liabilities of our jointly controlled entity, याद है, बिल्कुल लेते थे। अब जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का जब प्रोपोर्शन लेते थे तो एनसीआई का कोई क्वेश्चन नहीं आता था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो पहले होता था उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने हमारा हिस्सा लिया है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बट असेट्स लायबिलिटीज उतना ही लेते थे जितना हमारा हिस्सा है। अब जो Ind AS 28 है वो क्या बोलता है कि भाई हमको हमारा हिस्सा नहीं लेना है। अगर Ind AS 111 अप्लाई हो रहा है उसके अंदर भी प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 अप्लाई, मैंने बोला ना, क्योंकि Ind AS 111 के अंदर 2 ऑप्शन हैं, एक प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर सकते हैं और एक जॉइंट कंट्रोल, जो कि Ind AS 28 में चला जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा सेम का सेम कॉन्सेप्ट जो AS में होता था वैसे ही वहां पे हो जाएगा, बट प्रोपोर्शनल मेथड यूज कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। बट क्वेश्चन खाली इतना बोला है कि जॉइंट वेंचर Ind AS 28 अप्लाई करना है, तो Ind AS 28 क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट विल बी रिमेन इन्वेस्टमेंट ओनली, माने जैसे हम एसोसिएट में करते थे पहले AS 23 के अकॉर्डिंग, वैसा ही Ind AS 28 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट के आप जो असेट्स लायबिलिटीज हैं उनको मर्ज मत करिए, आप उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही रखिए, लेकिन इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो भी पोस्ट प्रॉफिट है उसको और ऐड कर दीजिए। अंडरस्टूड। सो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमको एज पर प्रीवियस गैप उसने प्रोपोर्शनेट असेट्स लायबिलिटीज ऐड करके दे दिया है और हमको बोला कि कन्वर्ट एज पर Ind AS करना है, तो Ind AS 28 के अकॉर्डिंग हमको उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे आएगी,
या तो हमको पता हो उसकी कॉस्ट प्लस पोस्ट प्रॉफिट, अदरवाइज जो प्रोपोर्शनेट हमने ऐड कर रखा है असेट्स लायबिलिटीज का, उस प्रोपोर्शनेट को हटाते जाइए और उसको नेट एसेट्स निकालिए और वही नेट एसेट्स हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाए। आई रिपीट, हम लोगों को इंड एस 28 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही रखना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को अगर इन्वेस्टमेंट रखना है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले प्रीवियस गैप ने क्या कर रखा था, प्रोपोर्शनेट एसेट्स लायबिलिटी लेके रखे थे, प्रोपोर्शनेट एसेट्स लायबिलिटीज। तो अब हमको उनको हटाना है, तो क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने ऐड कर रखे थे उनका नेट निकालेंगे और वो नेट ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। माने जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है उसमें से हमारा जो हिस्सा है जो हमने उसमें ऐड कर रखा था पार्ट ऑफ 40%, सपोज हमने एक सम किया था, याद है आपको, जिसमें जॉइंटली कंट्रोल और एसोसिएट सब है, लेकिन वो हमने एज पर इंड एस 111 किया था, जहां पर हम प्रोपोर्शनल मेथड से प्रोपोर्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर इंड एस 28 अप्लाई किया जा रहा है जहां पे हम एसेट्स लायबिलिटी नहीं लेना है बल्कि खाली इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही रखना है, तो ऐसे केस में जो प्रोपोर्शनेट एसेट्स लायबिलिटी हमने लिए हैं उनका नेट एसेट्स ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। सो आपको देखना पड़ेगा हर एक एसेट्स में कौन सा प्रोपोर्शनेट एसेट्स हमने जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का लेके रखा है, उसको आप अलग से लिखते जाइए और नेट एसेट्स निकालिए उस अमाउंट का, और वो ही हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी जब हम इंड एस में कन्वर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को, जो कि प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। बट इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल सम नहीं दिया है, बट आई होप कि अगर प्रैक्टिकल सम कभी आएगा तो हम उसको कर पाएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए हैं। आपको याद हो तो बिगिनिंग मैंने आपको बताया था कि हम ये सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, जहां पर सारे जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको लिखवाए थे, मेन पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ट्रांजिशन डेट क्या होता है, डीम्ड कॉस्ट क्या होता है, इट्स अप्लाई ओनली फ्रॉम वंस इन द लाइफ, और ऑल इंडियाज विल बी अप्लाई। ऐसा नहीं है कि एक इंडियाज को अप्लाई कर देंगे, सारे इंडियाज अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। और सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आएगी हमको, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल में क्या क्या हमको प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन के ऊपर आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो उसके अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन सबसे पहला था, जिसमें सीएफएस भी साथ में आ जाता है। फिर पीपी दूसरा नंबर लिखवाया था मैंने आपको। फिर फॉरेक्स इंडेक्स 21 के ऊपर मैंने आपको लिखवाया था। फिर ईशॉप शेयर बेस्ड पेमेंट 103 के ऊपर लिखवाया था मैंने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लिखवाया था। एस्टिमेशन आ गया था। फिर मैंने बाद आपको जॉइंट कंट्रोल एंटिटी लिखवाया है, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट लिखवाया है। गवर्नमेंट ग्रांट कैसा, जो इंटरेस्ट लोन हमने कम पे दिया है, तो उन सब का डिस्कशन हमने कर लिया है, राइट। अब हम प्रैक्टिकल सम ले रहे हैं, जहां पर ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल यूज करेंगे, और जो बैलेंस शीट है जो कि ओपनिंग के अकॉर्डिंग दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में बनाएंगे, बराबर। तो आपको जरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और सम भी समझेगा कि कैसे हमको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अभी जाए, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो डेफिनेटली आप जब किसी के फर्स्ट टाइम इंडिया से अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको ये सब रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। सो लेट्स डू द फुल सम। क्वेश्चन नंबर 18 इसके ऊपर दिया हुआ है, जो कि लास्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन का, राइट। और वैसे जो क्वेश्चन हैं वो टेस्ट एंड नॉलेज में भी दिए हैं 4 क्वेश्चन, वो भी मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे क्वेश्चन मेरे को करने हैं। सो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल सम। फिर बचे हुए जो टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन हैं 4 वो भी कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली वो तो कवर हो चुके हैं हमारे इलस्ट्रेशन के अंदर, बट स्टिल वी विल रीड सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। एज लिमिटेड हैज इन द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज मार्च 31st। एंड देन फ्रेंड्स ये इलस्ट्रेशन जो है वो सेम आपके मॉड्यूल में है, मैंने बोला ना, खाली मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया है, राइट। सो आप अपने मॉड्यूल में से देख सकते हैं, हमारे पास बुक नहीं है तो। As Limited has the following assets and liabilities as at 31st March 2011 prepare accordance the previous gap। okay, so ये previous gap के अकॉर्डिंग बनाए हैं हमने, अभी ऐसा उसने बोला है, राइट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, देखो प्रीवियस गैप में जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने बना के हमको दे दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस फॉर परचेज इन्वेंट्री, ओके। फिर इन्वेंट्री, कैश और फिर टोटल, फाइन। ये आइटम दिए हैं, इनमें जहाँ पे नोट बना के दिए हैं वहाँ हम डिटेल देखेंगे कि किस चीज़ के नोट हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। बेट, डिफर्ड लोन, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन, टोटल लायबिलिटीज, ओके। बट ये टोटल एसेट्स अभी टैली नहीं हुई है टोटल लायबिलिटी के साथ में, क्योंकि टोटल एसेट्स इतनी की है, टोटल लायबिलिटीज इतनी है, तो अभी इंटरनल और आएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल, उसके अंदर शेयर कैपिटल है। फिर रिजर्व, रिजर्व के अंदर 2 पार्ट हैं। अक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन डिफरेंस, ये भी स्पेशल टाइप का दिया हुआ है, राइट। फिर ईशॉप रिजर्व,
रिजर्व में ही आ जाएगा, 4 में ही आ जाएगा सर। फिर रिटेन अर्निंग और फिर टोटल इक्विटी और देन टोटल लायबिलिटी लगा दिया, तो हमारा पूरा आंसर हो गया 24299, राइट। फॉलोइंग गैप्स डिफरेंस वर आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी on first time adoption of Ind AS with effect from 1st April 2011. Perfect. So these are the differences we had identified. So what I am saying कि अभी जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो नोट टू अकाउंट है वहां से हमको कुछ पता चलेगा कि किस टाइप से करना है। जैसे कम्युलेटिव ट्रांजैक्शन डिफरेंस दिया हुआ है, अभी किस चीज का है हमको अगर डिटेल नहीं पता होगा तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग लेट्स सी कहाँ पे हमको इंटीमेशन मिलेगा, अकॉर्डिंगली वी विल डू। बट अब ये समझ में आ गया है कि ये बैलेंस शीट हमको प्रीवियस गैप में दिया हुआ है, अब इंड एस में कन्वर्ट करना है तो इनके नोट टू अकाउंट से हमको डिटेल पता चलेगा, अकॉर्डिंगली वी अप्लाई। ओके, अंडरस्टूड। और ये ट्रांजेक्शन डेट 1 अप्रैल 2011 है, तो आई थिंक यहाँ पे भी बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल 2011 ही होगा। यस, एंड 31 मार्च 2011 या 1 अप्रैल 2011 बात एक ही होती है, राइट। ठीक है। द रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, यानी कि नोट टू अकाउंट नंबर 1 दिया हुआ है, क्या क्या दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइज लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल प्रिस्क्रिप्शन पर्पज कॉस्टिंग 4,50,000 एंड वाज classified as investment property as per Ind AS 40. Perfect. So what they say कि in our PPE 4,50,000 is the land which we held for investment purpose. So for this we have Ind AS 40 which say कि we have to classify the investment property separate. So what we have to do, PPE we have to divide into two parts. One is PPE normal and second is investment held for the land held for the investment. Right. So as per Ind AS 40 we have to, what we have to do, we have to bifurcate that PPE into two parts. One is investment in property as per Ind AS 40 and second is PPE remaining. Right. और भी कुछ है इसके अंदर और देख लेते हैं। Exchange difference of rupees 1 lakh were capitalized to depreciable property, plant and equipment on which accumulated depreciation of 40,000 was recorded. Okay. So friends, exchange difference जैसा Ind AS 21 मैंने आपको बताया था उसको कैपिटलाइज वहां पे भी कर सकते हैं, तो अगर उसने कैपिटलाइज कर रखा है तो नो प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स अलाउ, तो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इससे हमारा जो कैपिटलाइजेशन हमने पहले सिस्टम फॉलो कर रखा है वही हम अभी फॉलो करेंगे, क्योंकि AS 11 में जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट। ठीक है। देयर वर नो असेट्स रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, परफेक्ट, कोई रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। नॉन पेंशन हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको भी हमको बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं है Ind AS 105 के अकॉर्डिंग, राइट। The management identified to adopt deemed cost exemption for using the previous gap carrying value as deemed cost as the date of transaction for PPE investment property. Perfect. So what they say indirectly कि हम लोगों को जो कैरिंग वैल्यू है वही डीम्ड कॉस्ट को अप्लाई करना है, हमको कुछ कॉस्ट में चेंज नहीं करना है, यानी कि कोई फेयर वैल्यू नहीं लेना है। इसका मतलब पीपीई में ये खाली प्रॉपर्टी जो हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट है वही एक अलग हो रही है, अदरवाइज प्रॉपर्टी पीपीई का सब कुछ सेम है। सो आपके सामने पूरी पिक्चर आ गई कि हमने जब इंड एस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई है, that balance sheet will be the same subject to 4,50,000 we have to make it separate as investment property, otherwise सब कुछ सेम है। ओके, लेकिन सबके रीजन लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू मेंशन द एवरीथिंग कि हम ये इन्वेस्टमेंट को अलग क्यों कर रहे हैं, फिर एक्सचेंज डिफरेंस को हम सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एज पर प्रीवियस गैप अगर हम कंटिन्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, और उसने करेंगे अमाउंट की वैल्यू रखने का बोला है तो डेफिनेटली करेंगे अमाउंट ही रहेगी, और सबकी करेंगे अमाउंट रहेगी, एक की नहीं सबकी करेंगे अमाउंट रहेगी, बराबर। फिर ऐसे ही देयर विल नो एंट्री में ऐसे ऑब्लिगेशन कुछ ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, तो हम बोलेंगे कि इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खाली सब कुछ सेम है, खाली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से करना है 4,50,000 का। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसके दो हिस्से बना देते हैं, 4,50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड बैलेंस को हम एज नॉर्मल पीपीई दिखा देंगे, राइट। ठीक है। नाउ नोट टू अकाउंट नंबर 2, राइट। ये नोट टू अकाउंट जो है यहाँ पर दिया था ना, ये 1 दिया था, ये 2 दिया, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड करके, यहाँ सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। The company had made investment in S Limited subsidiary of S Limited for 48 lakh, that carrying a fair value of 68 lakh. Okay. At the transaction date, the company intend to recognize the investment at fair value. Very good. At the date of transaction, means investment they had keep at 48 lakh presently. If you can see in the investment, it is showing 48 lakh, right? But what they saying now? Now this 48 lakh का fair value is 68 lakh and they want to make it at fair value. मैंने आपको बताया ना कि अगर हम PPE सारे रखना चाहें at fair value we can make,
If you want to PP all in carrying value, we can make. But for all PP, we have to follow the same concept. In the same way, for investment in S Limited means subsidiary company, we have suppose 10 subsidiary company. Then for all 10 subsidiary company, our concept should be same. We have to follow the same value either in carrying amount or the fair value. So they want to use fair value. So no problem, we can use fair value. So what we have to do? 68 lakh, we have to get the value. So 20 lakh will be increase in other equity also, right? So हम क्या करेंगे, हमारा जो अदर इक्विटी होगा रिटेन अर्निंग या रिजर्व में, वहां पे हम लोग प्लस 20 लाख और कर देंगे, बिकॉज 20 लाख वहां पे इंक्रीज हुआ तो बैलेंस शीट तो टैली करना पड़ेगा ना. हाँ, आप बोलोगे सर इसके लिए उनको अलग करना पड़ेगा, ये जो 4,50,000 की है, अरे इसको अलग क्या करना है, ये तो अमाउंट तो ओवरऑल सेम रहेगा 1,34,50,000. फर्क क्या पड़ा, 4,50,000 प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी डाल दिया है, रिमेनिंग पीपी रखा है, ओवरऑल अमाउंट तो सेम ही रही है. बट ये 48 लाख की जगह 68 लाख हो गया तो डेफिनेटली 20 लाख इंक्रीज हो गया. और 20 लाख इंक्रीज अगर असेट साइड हो गया तो लाइबिलिटी साइड 20 लाख इंक्रीज नहीं करेंगे तो हाउ आवर बैलेंस शीट विल टैली. So definitely 20 lakh we have to try in the return earning so that we can keep it as a difference. और आप चाहो तो उसको अलग भी रख सकते हो, एक सेपरेट रिजर्व बना के कि रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड. आप रिटर्न अर्निंग का नंबर रखिए, एक अलग हेड बना दीजिए, क्या लिख के, इंक्रीज और फेयर वैल्यू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, राइट. सो अकॉर्डिंगली वी कैन कीप इट. सो यहाँ पर हो गया इन्वेस्टमेंट का 20 लाख इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारा एक काम हो गया. नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो नोट 3 है उसके लिए बताया है, क्या बोलते हैं, बेड डिफर्ड लोन 60 लाख. ओके, द बेड डिफर्ड लोन 60 लाख वाज ऑब्टेन्ड ऑन March 31, 2011 फॉर सेटिंग अप a business in backward region with a condition to create certain defined target for the employment of local population of the region. ठीक है. The loan does not carry any interest and is repayable in full at the end of 5 years. Okay, means it not carry any interest. तो मैं आपको बता रहा था ना कि इंटरेस्ट फ्री लोन देना या लेस इंटरेस्ट पे लोन देना भी एक सब्सिडी होता है, वो भी एक गवर्नमेंट ग्रांट होता है. सो गवर्नमेंट ग्रांट को शो होना चाहिए. सो नाउ इट्स लोन फ्री इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 0. ठीक है. अकॉर्डिंग विद द इंड AS 109, ये देखिए आ गया ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, द डिस्काउंट फैक्टर ऑन द लोन इज टेकन टू एज 10%, बीइंग इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. मींस this 10% will be considered as a borrowing rate which we get free of cost. That means it's a government grant. So I say na that for government grant we don't have the directly question, but it is included in the practical sum. So it is a practical sum part, right? Okay. Accordingly, the fair value of the loan March 31st, 2011 is 37,25,528. Look, they had given the fair value also. Means like previous question we had calculated the fair value of debt component. Remember in question 17 we had do, but here they had given this directly amount, whatever the fair value of loan is 37,25,528. बराबर. So what we have to do, we will directly use this 37,25,528 and loan is 60 lakh. So whatever difference will become government grant, right? The entity accordingly may choose the exercise the option given to paragraph B11 of Ind AS 101, that is the entity choose the apply the requirement of Ind AS 109. बिल्कुल. Financial instrument and Ind AS 20 of government grant, right? Accounting for government grant. So Ind AS 20 and financial instrument वो apply करना चाहती है and disclose the government assistance. Perfect. So ये पूरा नाम हो गया government grant and disclose the government assistance. Ind AS 20 का नाम हो गया, right? Retrospectively as required information had been obtained at the time of initial accounting for VAT deferred tax. As I told you at the beginning, if we have information then only we can do it. So they had said that we had taken the information from the beginning. So हम इसको retrospective effect से डाल सकते हैं और कैलकुलेशन उसने करके दे दिया है. तो 37,25,528 should be our loan amount and difference कितना हो जाएगा, 27,447 3 नहीं 2 and 2 22,74,472
should be recorded as government grant, right? Because present value of loan is 37,25,528, but loan is 60 lakh, so definitely 22,74,472 should be shown as loan amount. ठीक है, कल दोनों एक बार चेक कर सकते हैं. So this should be shown in the loan account, government grant. ये इतना हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, आप बोल सकते हो ये हमारा गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा एज पर इंड AS 20, और ये हमारा जो होगा वो लोन कंपोनेंट होगा जो कि गवर्नमेंट से हमको लोन मिला है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी कंटेन द फॉलोइंग. ठीक है, रिटेन अर्निंग का भी उसने जो इंडेक्स बना अपना नोट टू अकाउंट बना के दिया था वो दिया हुआ है. ESOP रिजर्व of ₹20,000. ठीक है. The company has granted 1,000 option to employee, out of which 800 already vested. ये देखिए, आपको मैंने ESOP करवाया था, याद है? So whatever already vested, that we not do anything. We can continue as per the previous gap. But whatever not vested, will we anyhow to convert as per Ind AS, right? So out of 1,000 option, 800 have been already vested. The company follow an intrinsic value method for recognition of ESOP charge and recognize 12,000 toward the vest option and 8,000 over the period of time. Okay, so 12,000 already it vest and 8,000 over the period of time because it's vest in the future. बराबर बात है. ठीक है. ESOP exchange and the corresponding reserve. If fair value of method had been followed in accordance with Ind AS 102, the corresponding charges would have been 15,000 and 9,000 for the vested and unvested share respectively. Means we follow the fair value, where previously the value is 12,000 for whatever already vested and 8,000 for whatever not yet vested. And now fair value for whatever already vested is 15,000, but whatever not vested is 9,000. So what we have to do, whatever not vested, we have to now recognize at 9,000, because now fair value is not 8,000, it's 9,000. Okay. The company intends to avail the interest as 101 exemption for share-based payment for not restating the ESOP charge as per previous gap for vested option, right? So friends, the company intend avail the Ind AS 101 exemption for share-based payment for not restated for ESOP charge as per previous gap for the vested option. Perfect. Means they say कि हमको previous जो already registered हो already जो वेस्ट हो चुके हैं उनको रिस्टेट नहीं करना है, ऐसा उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है. बेसिकली वो ऑप्शन है, हम चाहें तो बिगनिंग से भी रिस्टेट कर सकते हैं, बट कंपनी से कि व्हाटएवर ऑलरेडी वेस्टेड वी शुड नॉट रिस्टेट. उनको हमको वापस से नहीं गधे मुर्दे उखाड़ने हैं, हम लोगों को आज से आगे के लिए सोचना है. तो अब आज के हिसाब से आप बताइए मेरे को कि हमारा जो ESOP रिजर्व होगा उसके अंदर 8,000 की जगह 9,000 वैल्यू बनानी पड़ेगी. सो 1,000 विल बी इंक्रीज, सो डेफिनेटली 1,000 कहीं से जाना भी पड़ेगा, तो 1,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग माइनस हो जाएगा. बराबर. सो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 1,000 जो हमारा ESOP रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा और रिटेन अर्निंग से उतना माइनस हो जाएगा. तो हम चाहे तो इसका इफेक्ट डाल ही देते हैं. यहाँ पर रिटेन अर्निंग में यहाँ पर 1,000 हमको लेस करना पड़ेगा और ESOP रिजर्व में 1,000 हमको प्लस करना पड़ेगा, राइट. सो इनडायरेक्टली एक जगह से माइनस एक जगह से प्लस, तो हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ESOP के साथ में कुमुलेटिव ट्रांजैक्शन डिफरेंस, ये भी हम बोला ना कुमुलेटिव ट्रांजैक्शन डिफरेंस क्या है वो बताया उसने नोट टू अकाउंट नंबर 4 के अंदर ही. ठीक है, क्या है. ₹1 lakh कंपनी हैड नॉन intangible foreign branch in accordance with AS 11, okay, and has recognized as a balance of 1 lakh as part of reserve. On first time adoption of Ind AS, the company intend to avail Ind AS 101 exemption of restating the cumulative transaction difference to 0. ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो cumulative difference होता है that we have to make it 0, हमको उसको 0 पे लेके आना पड़ेगा, right. So 1 lakh company had non-intangible foreign branch in accordance with AS 11. तो non integral foreign branch होता है तो उसमें हम differences को P&L में चार्ज नहीं करते हैं, we will keep as reserve. But as per Ind AS, now they want to restate it as 0. That means 1,000 whatever cumulative transaction difference we have to transfer from cumulative transaction difference to retained earning.
राइट। सो 1000 वहां से हट के रिटर्न अर्निंग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इनडायरेक्टली, राइट। इसका अगर इफेक्ट देना चाहें तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 लाख रिटर्न अर्निंग में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम 1 लाख ऐड कर सकते हैं, 1 लाख, और ये जो क्युमुलेटिव रिजर्व है यहाँ से 1 लाख लेस हो जाएगा, राइट। सो इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट भी नील हो गया, बराबर। सो आपकी बैलेंस शीट बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो बाकी के सब आइटम एजिटेड रहने वाले हैं, लेकिन हमको शेड्यूल 2 ऑफ डिवीजन 2 के डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाना है। उसके अकॉर्डिंग सारे आइटम सेम हैं, बराबर। और ऐसे करके हम लोगों को रिजर्व सरप्लस का अमाउंट जो आएगा, क्योंकि रिजर्व सरप्लस हमारा अदर इक्विटी के अंदर आएगा, अदर इक्विटी में तो ओवरऑल टोटल ले आता है, तो टोटल में जो इसमें से माइनस इसमें से प्लस, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट अदर जो अंदर जो दिखाएंगे हम लोग नोट टू अकाउंट के अंदर, वहां पे फर्क पड़ेगा कि क्युमुलेटिव रिजर्व जो है वो 0 हो जाएगा, ईसॉप रिजर्व जो है वो 21,000 का हो जाएगा, और रिटर्न अर्निंग जो है वो 1,79,000 प्लस 20 लाख लेस 1,000 प्लस 1 लाख हो जाएगा, बराबर। तो बना दीजिए बैलेंस शीट। हाँ चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। हालांकि उसने बैलेंस शीट मांगा नहीं आपसे, आप अगर देखो तो उसने बैलेंस शीट मांगा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो उसने क्या मांगा है ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए, नोट्स टू मतलब टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं, बट स्टिल हम बनाएंगे जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। सो अकॉर्डिंगली एक नई बैलेंस शीट बनकर रेडी होगी डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, राइट। हालांकि इसने पहले एसेट्स बना के दिया है, इस पर डिवीजन 2 ही होता है वैसे ही बना के दिया है, लेकिन हम प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, राइट। तो एसेट्स ही पहले लिखना है, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है। हालांकि इसने भी पहले एसेट्स लिखा है, बट वो एज पर प्रीवियस गैप लिख के उसने कुछ भी दे दिया है तो उसकी मर्जी, बट हम अपने हिसाब से एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 बनाएंगे, राइट। चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18, राइट, जो मेरी बुक में पेज नंबर है 66, राइट। मॉड्यूल में आप देख सकते हो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, डिस्कशन हमने कर लिया है, उनके ऊपर नोट टू अकाउंट भी बनाने हैं, वो भी हमने बना दिया है, वन बाउंड, ठीक है। सो वी आर मेकिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस, राइट। इंड एस एडॉप्ट करके हमारी बैलेंस शीट बनके रेडी हो रही है एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। फॉरवर्ड बना देंगे। नोट टू अकाउंट, अमाउंट फॉर करंट ईयर, अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। हम लोगों को खाली वही लिखना है जितना हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये अमाउंट हमको लिखनी है खाली। सबसे पहले असेट्स, हालांकि उसने भी हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले एसेट्स बना के दिया है, बट वो उसने अपने हिसाब से दे दिया है, राइट। उसके अंदर पीपीई, अब पीपीई हमने दो हिस्सों में बांटा था, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, राइट, इंड एस 40 के अकॉर्डिंग, और सेपरेट अमाउंट। तो वो कितना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, 4,50,000 का था, राइट। तो 450 का इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी लिख देंगे। जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे 1,34,50,000 माइनस 4,50,000, 1,30,00,000 विल बी द पीपीई। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, तो अभी हम बनाएंगे हेडिंग, ये सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिख देंगे इसको अपन, नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स, उसके अंदर इन्वेंट्री, फिर फाइनेंशियल एसेट्स, राइट, फाइनेंशियल करंट एसेट्स बेसिकली। उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। there is no adjustment in trade receivable, so directly we'll write 2 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड और है, वो लिख दीजिए आप फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कितने का है, 48 लाख का 68 लाख हो गया है, राइट।
so 68 lakh, right? Now ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के, सो ए भी हमारा फाइनेंशियल असेट्स हो जाएगा। फिर एडवांस फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, एडवांस ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी हमारा फाइनेंशियल असेट्स है। $50 लाख, क्योंकि इन्वेंट्री अभी तक आया नहीं है। इन्वेंट्री होगा तो यहाँ पे आएगा, राइट? इन्वेंट्री 8 लाख। फिर कैश, इसमें कोई चेंज नहीं है, 49,000 का, राइट? नाउ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर लोन, राइट? तो उसके अंदर पहले अपन लिख देते हैं शेयर होल्डर फंड, उन्होंने लोन दिया है पहले हमको, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी, राइट? अब अदर इक्विटी का हमको नोट टू अकाउंट बनाना चाहिए, मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। पहले मैं शेयर कैपिटल लिख दूँ, कितने का है? शेयर कैपिटल इज, कहाँ गया शेयर कैपिटल? 1,30 लाख, 1,30 लाख, राइट? अदर इक्विटी के अंदर हम लोगों को दिखाना है कुमुलेटिव रिजर्व 0 हो गया, कुमुलेटिव रिजर्व 0। ईसॉप रिजर्व 21,000 का हो गया, 20,000 में 1,000 ऐड कर देंगे, राइट? नॉर्मल रिजर्व जो पड़ा है 2,99,000 का, वो सेम रहेगा। और रिटेन अर्निंग जो है वो 1,79,000 प्लस 20 लाख माइनस 1,000 एंड प्लस 1 लाख, राइट? 1 लाख जो कुमुलेटिव रिजर्व वाला है वो, राइट? सो सब मिला के कितना हो जाएगा बताइए मेरे को जरा। 1,79,000 प्लस 20, 21,79,000, 22,78,000, 22,78,000, ठीक है? ये अदर इक्विटी का हो गया। नोट टू अकाउंट बना के बराबर प्रेजेंट करना है आपको। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी है? सो लोन, इसका हमने अलग अलग कंपोनेंट कर लिए थे। लोन का 60 लाख का हिस्सा हमने दिया था, तो लोन का कंपोनेंट पार्ट कितना हो गया था? दिया बाइफिकेट ना, लोन का कंपोनेंट पार्ट हो गया था एरा 37,25,528, उसने खुद ने बना के दिया है, बराबर? 37,25,000 कहाँ दिया है? एरा 37,25,528, राइट? 37,25,528, सो वो हम लिख देंगे, राइट? और जो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो हम चाहें तो रिजल्ट के अंदर दिखा सकते हैं, हम चाहें तो उसको अलग से हेडिंग बना के दिखा सकते हैं। डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वो कितनी हो जाएगी? अमाउंट डिफरेंस कितना आ गया था हमारा? 37 लाख, 60 लाख में से माइनस कर देंगे, 37,25,528, राइट? 25,528, so 22,74,472 will be as deferred government grant, right, of loan component. चलिए फिर क्रेडिटर्स, तो अभी अपन को दिखाना पड़ेगा करेंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स 30 लाख, कोई चेंज नहीं है इसमें, राइट? फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक्चुअली ये फाइनेंशियल एसेट्स है,
फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, नॉट असेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जिसको हम ट्रेड पेबल भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन है हमारे पास बोलने का तो। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाता है 8 लाख, बट ऐसा कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर प्रोविजन, प्रोविजन फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होता है, ऐसे ही दिखाना पड़ता है 12 लाख, राइट। सो ऐसे मिलके हमारा असेट्स लायबिलिटी हमें लिख दिया है। बस अब क्या है, टोटल लगा दीजिए, टोटल मस्ट बी टैली, सब्जेक्ट टू कुछ और एडजस्टमेंट हो, तो हमने लिखा था कुछ और एडजस्टमेंट, ये देखिए एक बार अपन चेक कर लेते हैं। पहले हमने ये अलग दिखाना था, प्रॉपर्टी प्लांट में इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी 4,50,000 का वो दिखा दिया, बाकी का पीपी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर सेकंड लोन का, कंपनी हैड मेड द इन्वेस्टमेंट, अच्छा सब्सिडी इन्वेस्टमेंट का वो हमने 68 लाख फेयर वैल्यू पे दिखा दिया है क्योंकि इसकी इच्छा फेयर वैल्यू पे दिखाने की थी, राइट। 20 लाख भी हैड एडेड इन द रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी के अंदर ऐड कर दिया हमने। फिर बैट, ये डिफर्ड लोन करके जो है इसका भी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, लोन कंपोनेंट 37,25,528 एंड इक्विटी कंपोनेंट 22,74,472, राइट। फिर ईसॉप का हमने 21,000 दिखा दिया है जो बचा हुआ है उसके लिए। फिर कॉम्युलेटिव ट्रांसफर डिफरेंस ये 1 लाख का हमने खत्म कर दिया है क्योंकि अभी ये डिफरेंस की हमको नॉन इंडिकल सिस्टम फॉलो कर रहे थे, तो जो पुराना डिफरेंस उसको जीरो करना पड़ता है, एज पर इंड AS 101 हमने ये चीज सीखी हुई है, राइट। सो नॉट टेक द टोटल, टोटल मस्ट बी टैली, लगा के बता दीजिए फटाफट टोटल कितना आ गया फ्रेंड्स, सो दैट टोटल मस्ट बी टैली। ओके, लगाइए टोटल फटाफट। तो टोटल आता है फ्रेंड्स 2,62,99,000 बराबर। लाइब्रेरी साइट में ये शायद टोटल हमने बराबर नहीं लिया है, और ये फ्रेंड्स रिजर्व का जो 299 है ना, ये टोटल का था इन सब का मिला के, तो ये रिजर्व अपन को नहीं लेना है क्योंकि रिजर्व इनडायरेक्टली सब में आ गया है। अमाउंट जो वहाँ लिखा हुआ है ना वो उन्होंने गलत लिख दिया है, रिजर्व लिख के उन्होंने अमाउंट लिख दिया है 299। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखिए ये जो रिजर्व है ये 299 जो लिख रहा है, ये 299 इन सब का टोटल है, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 179। 299 रिजर्व अलग से नहीं है, जबकि लिख ऐसा रहा है कि 299 रिजर्व है, बट वो टोटल है 299, राइट। तो इसका बाइफिकेशन ऐसे वो कुछ भी दे सकते हैं, बट हमको समझना है क्योंकि उसका टोटल लगाएंगे तो टोटल हमारा अगर 299 हम 2 बार ऐड करेंगे तो टोटल टैली नहीं होगा, राइट। सो ये 299 इनडायरेक्टली इनके थ्रू हमारे पास आ चुका है, तो ये 299 हमको नहीं लेना है, और ये 21,000 हमने इसमें ऐड नहीं किया तो वो और ऐड कर देते हैं, तो 22,99,000 विल बी द टोटल ऑफ अदर इक्विटी, राइट। देन इसका टोटल लगाएंगे तो फ्रेंड्स ए भी हमारा कितना हो जाएगा 2,62,99,000। ओके, सो दिस इज द बैलेंस शीट कन्वर्टेड एज पर इंड AS, राइट, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। इसके फॉर्मेट में हम चाहे तो फ्रेंड्स एडजस्टमेंट हमने जो यहाँ किए हैं वो हम कॉलम भी बना सकते हैं। सो आप अगर चाहो तो फॉर्मेट जैसे आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वैसा फॉर्म भी बना सकते हो। यहाँ नोट टू अकाउंट बना दीजिए, यहाँ पे अमाउंट एज पर प्रीवियस गैप लिख दीजिए, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख दीजिए। सो एडजस्टमेंट का कॉलम आप यहाँ बना सकते हो एक्स्ट्रा में, राइट। सो एडजस्टमेंट में आपने जो भी एडलेस किए हैं वो हम दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाए हैं कैलकुलेशन करके, वो हम चाहें तो अलग से दिखा सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी ये पीपी जो है उसके अंदर 4,50,000 हमने अलग कर दिए और बचा हुआ 1,30,00,000 हमने पीपी में दिखा दिया, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, राइट। सो एडजस्टमेंट का कॉलम और बना सकते हो, तो आप कैलकुलेशन इधर भी दिखा सकते हो जैसा मैंने ये बना के दिया है, नोट प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग अमाउंट, एडजस्टमेंट और फाइनली अमाउंट जो बाहर आएगी। ओके, सो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल सम भी हो गया, प्लस सबके नोट रीजन लिखना कंपलसरी है, तभी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट है फ्रेंड्स, इसके पूरे मार्क्स नहीं है। सपोज ये मार्क्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो अगर 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लीजिए कि 12 to 15 में से 50% मार्क्स आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग 50% यू हैव टू गेट फ्रॉम द वर्किंग नोट ऑन, राइट। सो यू हैव टू मेक द वर्किंग नोट फॉर द सेम। नाउ फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं टेक्स्ट नॉलेज के, उनको और कर लेते हैं, सो दैट A to Z हमारा काम खत्म हो जाएगा सारा का सारा, राइट। तो टेक्स्ट नॉलेज के क्वेश्चन पे आ जाइए फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन दिए हैं, कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं, खाली हमको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं, जैसे हमने इलिस्ट्रेशन 1 से लेकर 17 तक किए वैसा ही कुछ दिया हुआ है, राइट। ठीक है,
company intend to restate its past business combination with effect from 38 June 2010. अच्छा ठीक है. Beginning of date prior to the transition date. Okay. If business combination are restated, whether certain other exemptions such as deemed cost exemption for property, plant and equipment can be adopted. बताइए, माने हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट फ्रॉम बिगनिंग देना चाहते हैं, तो क्या हम कोई अदर कॉस्ट के लिए एग्जम्पशन यूज कर सकते हैं? एग्जम्पशन मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं डालना चाहते, बल्कि हम आई से लेना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं. तो रूल तो ये है फ्रेंड्स कि हम लोग चाहें तो एक चीज के लिए एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, वी कैन डू, बराबर. बट फॉर अदर असेट्स वी कैन यूज सेपरेट मेथड ऑल्सो. देयर इज नो कंडीशन कि हमको एग्जम्पशन लेनी है तो ही बाकी की एग्जम्पशन मिलेगी. बट इतना याद रखना है कि अगर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे आइटम वी हैव टू टेकिंग ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी फ्रॉम बिगिनिंग ही हमको रेक्टिफाई करने पड़ेंगे. हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा जो पीपी है, जैसे इसने बोला ना कि पीपी के लिए हम चाहते हैं कि हम डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन और प्रॉपर्टी प्लांट यूजमेंट यूज करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं. बट बिजनेस कॉम्बिनेशन की असेट्स लायबिलिटीज के लिए नहीं. उनके लिए तो आपको फिक्स सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बार आपने अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चालू कर दिया, क्योंकि कंपनी हैज एंटर्ड टू रीस्टेट इट्स पास्ट बिजनेस, तो रीस्टेट अगर उसने करने का सोच लिया, मतलब अब हमको ऑप्शन नहीं है कि हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की कोई भी आइटम को एक डीम्ड कॉस्ट पे ले सके. हम उसको रीस्टेट ही करना पड़ेगा फ्रॉम बिगनिंग, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमको काम करना पड़ेगा. लेकिन इसके अलावा जो असेट्स लायबिलिटीज हैं, चाहे वो पीपी हो चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम अपने हिसाब से डीम्ड कॉस्ट में या तो कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू ले सकते हैं. ओके, यानी कि डीम्ड कॉस्ट का एग्जम्पशन हमको अदर एसेट्स पे मिल सकता है, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली एसेट्स लायबिलिटी पे नहीं मिलेगा. चाहे वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का गुडविल भी आया हो, वो भी हमको रीस्टेट करना पड़ेगा एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एज पर इंडिया 103. उसके लिए हम कॉस्ट, डीम्ड कॉस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन आइटम के लिए हम डीम्ड कॉस्ट यूज कर सकते हैं. इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में चाहे वो कोई भी एसेट्स लायबिलिटी हो, वो सब हमको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेना पड़ेगा, उसको हमको रीस्टेट करना पड़ेगा. बट अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन वी कैन कंटिन्यू व्हाटएवर कॉस्ट वी वांट, वी कैन कंटिन्यू, वी कैन अवेल द एग्जम्पशन व्हाटएवर वी वांट. बट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर हमने एड कैरिंग अमाउंट लेने का सोच लिया, तो सब कुछ कैरिंग अमाउंट पे लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि उसको हम फेयर वैल्यू पे ले लेंगे, फिर सब कुछ कैरिंग अमाउंट पे लेंगे. ओके ओके. सेकंड पार्ट, X Limited was using cost model for its property, plant and equipment till March 31st, 2012. ठीक है, cost model हम यूज कर रहे थे, right? Till 31st March 2012. Under previous GAAP, okay, the Ind AS become applicable for company financial year beginning April 2012. Okay, on April 11, that is the date of transaction, बराबर ना, क्योंकि हमारा applicable हो गया April 12 से, so transaction date is previous year balance sheet beginning date. So April 12 से previous year balance sheet beginning date होगा April 2011. ठीक है. The transition date to Ind AS. It use fair value as revaluation model as the accounting policy in respect of the property, plant, equipment for the first annual Ind AS financial statement. Perfect. They want to use fair value from the PPE. ठीक है. Whether use fair value as deemed cost on date of transaction and use the revaluation model in the first annual Ind AS financial statement would amount to be change in accounting policy. तो फ्रेंड, सिमिलर क्वेश्चन हमारे लेक्चर में भी आया था. हम प्रीवियस गैप से जब अपन इंड AS में आ रहे हैं, उस टाइम हम डीम्ड कॉस्ट में फेयर वैल्यू ले लें, या कैरिंग अमाउंट ले लें, या कॉस्ट ले लें, या रिवैल्यूएशन ले लें. दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. वो आपका डीम्ड कॉस्ट का जंक्शन है जो आपने फॉलो किया है फॉर इंड AS पर्पज. तो आप इसको ये नहीं बोल सकते. हाँ, अगर हम प्रीवियस गैप ही फॉलो कर रहे होते और फिर हम ऐसा करते, तो हम बोल सकते थे कि हमने चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी कर दिया है. लेकिन अब हम इंड AS में आ गए हैं AS को छोड़ के, तो डेफिनेटली हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हुआ है, बल्कि क्या है, दिस इज अवर इंड AS एप्लीकेबिलिटी, जिसमें हमने डीम्ड कॉस्ट में फेयर वैल्यू को बेस बनाया है इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूड वैल्यू या कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट. ओके, सो इसको कोई हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है. बाकी आंसर आपको 3 स्टेप में लिखना है जो आपको ने बताए हुए हैं. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. Y Limited is first time adopting Ind AS. The date of transition is 1st April 2015. Okay.
On 1st April 2010, it obtained 7-year US loan, $1 lakh loan. It has been exercised the option provision in paragraph 46A of AS11 and has been amortized the exchange difference in respect of this loan over the balance period of such loan. बराबर, सेम का सेम क्वेश्चन याद आ रहा है ना, इलेस्ट्रेशन में सेम का सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है. हमारी इच्छा है we want to amortize the exchange difference in the loan period, right? On the date of transaction of to Ind AS, BHAI Limited wants to discontinue the accounting policy as per previous GAAP and follow the requirement of Ind AS 21 with respect to recognition of the foreign exchange difference. Whether the company permit to do so? तो friends, वहाँ पे क्वेश्चन था कि they want to continue with the previous GAAP, but now the question is different. They want to convert into Ind AS 21. तो वहाँ पर क्वेश्चन में इतना ही था कि प्रीवियस गैप में रख सकते हैं. तो आपको बोला था कि यस यू कैन गेट द ऑप्शन टू गेट द प्रीवियस गैप, बराबर. बट यहाँ पर वो चाहते हैं कि हम इंड AS 21 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स आंसर तो वही है कि यस दे चाहे तो कर सकते हैं और जो चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं. माने हम चाहे तो प्रीवियस गैप रख सकते हैं, हम चाहे तो रीस्टेट कर सकते हैं. तो कैन कंपनी डू इट? सो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप करो, स्टार्टिंग से आप उसको रेक्टिफाई करो. बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको इतनी तकलीफ ना हो इंड AS के चक्कर में कि आप सब चीज़ों को पुराने गड्ढे मुड्ढे उखाड़ते जा रहे हो. इसके लिए हम चाहते हैं कि आप कैरिंग अमाउंट भी ले सकते हो, आप एग्जिस्टिंग सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो. बट यहाँ तो बोलना चाहते हैं हम इंड AS फॉलो करना चाहते हैं, इंड AS 21 फॉलो करना चाहते हैं. फॉरेक्स के लिए बिंदास होकर करो भैया, हमको कोई तकलीफ नहीं है. और पिछले वाले क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन आई थिंक 14 था, इलस्ट्रेशन 14 था, वहां पे उसने बोला था दे वांट टू फॉलो द कंटिन्यू प्रीवियस गैप. तो हम वहां पे भी अलाउ कर दिए थे कि भाई ठीक है आप वो भी कर सकते हो, और आपकी इच्छा है कि उसको कन्वर्ट करना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो आप कर सकते हो, राइट. सो ये भी अलाउ है, वी कैन से यस वी कैन डू. लास्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज चोजन द elect the deemed cost exemption in accordance with Ind AS 101. Company has chosen to elect the deemed cost exemption in accordance with Ind AS 101. Okay. So deemed cost exemption उसने ले लिया है. Deemed cost exemption मतलब आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला हुआ है deemed cost का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू whichever we want, हमारे हाथ में ऑप्शन है, ठीक है. However, it does not wish to continue with the existing policy of the capitalization exchange fluctuation on long-term foreign currency monetary item to property plant equipment. That is, it does not want to elect the exemption avail as per Ind AS 101. Okay, means they want to follow deemed cost for all things but other than PPE. Okay, in such case, how would the company be required to adjust the foreign exchange fluctuation already capitalized to the cost of property plant equipment under previous GAAP? तो फ्रेंड्स वो चाहता है कि डीम्ड कॉस्ट यूज करें फॉर ऑल अदर थिंग एक्सेप्ट पीपीई. तो पीपीई के लिए हमने अच्छे से बात की थी कि हम चाहें तो प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, और हमारी इच्छा है फ्रॉम बिगनिंग तो हम बिगनिंग से भी उसको एडजस्ट रीस्टेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर वो चाहता है कि बाकी की सब के लिए तो हम डीम्ड कॉस्ट लेंगे, जो डीम्ड कॉस्ट में भी हो सकता है कैरिंग अमाउंट ले, में भी हो सकता है फेयर वैल्यू ले, उसने नहीं बताया अपन को, बट जो भी लेंगे वो डीम्ड कॉस्ट अदर देन पीपी के लिए लेना चाहते हैं, और पीपी के लिए वो सेपरेट लेना चाहते हैं, राइट. तो अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आंसर है यस, हम डेफिनेटली कर सकते हैं. बट क्वेश्चन इसने पूछा क्या है, इन सच केस हाउ वुड द कंपनी रिक्वायर टू एडजस्ट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो पॉसिबिलिटी है ढूंढने की कि भाई कितना हमने किया है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है ये सबको करने की कि भाई पहले हमने कॉस्ट कैपिटलाइजेशन किया था कि नहीं किया था. अब आप उसको डीम्ड कॉस्ट यूज नहीं करना चाहते हो और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डालना चाहते हो तो लाओ, वी हैव नो प्रॉब्लम. अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाओगे तो स्टार्टिंग से जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतना आप कर दीजिए, बाकी का आप ये टेंशन मत लीजिए कि हम जो ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं उसको हमको वापस करना पड़ेगा कि नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है. उसमें वापस ऑप्शन है कि यू कैन कंटिन्यू विद द प्रीवियस अमाउंट और यू कैन कंटिन्यू और यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ऐसी बात आ सकती है कि आप क्या कर सकते हो, फॉरेन फ्लक्चुएशन ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका है उसको इग्नोर कर सकते हो, अपनी जो बाकी की चीजें हैं उनको रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ला सकते हो, बाकी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज के लिए आप डीम्ड कॉस्ट यूज करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम. पीपी के लिए आप स्पेसिफिक एसेट्स मेथड यूज करना चाहते हो या रेस्ट्रिक्टेड इफेक्ट लेना चाहते हो या ऑप्शन ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, इट इज अलाउड. ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर ओवरऑल योर इंड AS 101. मैंने आपके ऑल क्वेश्चन जो कि हमारे 18 इलस्ट्रेशन दिए थे एंड 4 टेस्ट नॉलेज के ओवरऑल 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए विद ऑल कॉन्सेप्ट. बाकी का एक समरी और बता देता हूँ इन शॉर्ट. हम लोगों को इंड AS 101 ये बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम एडॉप्शन इंड AS कर रहे हैं उस टाइम
प्रीवियस बैलेंस शीट को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और वो प्रीवियस बैलेंस शीट जो है उसको जो फर्स्ट डेट है वो हमारा ट्रांजिशन डेट है, उसके लिए हमको सारे के सारे रेस्ट्रो इफेक्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर रेस्ट्रो इफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो हम उन इफेक्ट के जो एग्जेम्पशन है वो ले सकते हैं, जो एग्जेम्पशन हमने 8 अराउंड डिस्कस किए वो एग्जेम्पशन है हमारे पास, राइट। बाकी राइट ही बनाते नहीं है, रिस्टेट करके और हमारा काम हो गया, राइट। एंड फ्रेंड जितने भी इंडियाज हैं आप सबके प्लीज जो मॉड्यूल में सम दिए हैं उतने सम ही अपन करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो सम आप बराबर कर लोगे तो आपको उससे बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे और एक लिमिटेड चीज रखेंगे, आईसीआई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको तकलीफ नहीं आती है, बराबर। सो प्लीज फॉलो आईसीआई मटेरियल ओनली, चाहे आप मेरे थ्रू कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लेकिन अच्छे से कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।